वेलकम बैक टू FG लॉकेट। आई एम दीपांशी गुप्ता और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बिजनेस रेगुलेशंस का टॉपिक 4 यानी टेक ओवर रेगुलेशंस। ठीक है, तो टेक ओवर कोड का रेगुलेशन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 6 ए, ये आप लोगों के लिए पढ़ना थोड़ा जरूरी है। एंड टू बी प्रिसाइज, रेगुलेशन नंबर 3 का सब रेगुलेशन 2 एंड रेगुलेशन नंबर 6 का सब रेगुलेशन 1, ये दो पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पर आपके केसेस डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो एक बारी क्रिस्प में रिवाइज कर लेते हैं कि क्या कहती हैं ये रेगुलेशन। तो आपकी रेगुलेशन नंबर 3 ये कहती है टेक ओवर कोड की कि अगर कोई भी एक्वायरर, चाहे वो अकेला या फिर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के साथ मिलकर शेयर्स या वोटिंग राइट्स एक्वायर कर रहा है टारगेट कंपनी में, जिससे उसे एटलीस्ट मिनिमम 25% के वोटिंग राइट्स मिलने वाले हैं टारगेट कंपनी में, तो वो एक्विजिशन तब तक नहीं कर सकती जब तक वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू ओपन ऑफर नहीं लेकर आती। अब इसमें कुछ टर्म्स यूज हुए: एक्वायरर, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, टारगेट कंपनी। राइट, एक्वायरर का मतलब कौन? वो पर्सन जो शेयर्स खरीदने वाला है। पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट का मतलब क्या है? पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के मतलब के लिए आप रेगुलेशन नंबर 5 पे जाओगे, जो ये कहता है कि वो लोग जो एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ, कॉमन पर्पस ऑफ एक्विजिशन के साथ, और उस एक्विजिशन का पर्पस क्या हो, शेयर्स लेना, वोटिंग राइट लेना, कंट्रोल लेना टारगेट कंपनी में, इस म्यूचुअल एग्रीमेंट को, इस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को, इस एक्विजिशन के लिए आपस में कॉपरेशन को, जो पर्सन कॉपरेट करते हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं एक्वायर करने के लिए टारगेट कंपनी को, चाहे वो शेयर्स एक्वायर कर रहे हो, वोटिंग राइट्स एक्वायर कर रहे हो, कंट्रोल एक्वायर कर रहे हो, इन पर्संस को हम पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कहते हैं। राइट, ठीक है। एक्वायरर का मतलब क्या है? एक्वायरर मतलब वो पर्सन जो एक्वायर करता है या फिर एग्री टू एक्वायर करता है शेयर, वोटिंग राइट, कंट्रोल ओवर टारगेट कंपनी। राइट, यहाँ पे क्या कहा है? पर्सन चाहे खुद से या फिर पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट से। दोनों मतलब समझ आ गए, एक्वायरर का भी, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट का भी। लेट्स रिवाइज। एक्वायरर का मतलब है कि वो पर्सन जो शेयर्स, वोटिंग राइट्स या फिर कंट्रोल एक्वायर करना चाह रही है टारगेट कंपनी में, उनको हम कहते हैं एक्वायरर। और इस कॉमन इंटेंशन के साथ जो एक्वायरर के साथ मिल जाए, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर ले, उनको हम कहते हैं पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। और रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 आपसे यही कहता है कि एक्वायरर खुद या पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट के साथ मिलकर अगर मिनिमम 25% वोटिंग राइट्स टारगेट कंपनी में एक्वायर कर रहा है, एग्री टू एक्वायर कर रहा है, चाहे एक्वायर कर रहा है, उस केस में ओपन ऑफर लेकर आना पड़ेगा उसको पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू। ओपन ऑफर क्या होता है? ओपन ऑफर में बेसिकली एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कि अगर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े स्टेक के साथ अगर कोई पर्सन एंटर कर रहा है, वो मैनेजमेंट में आ रहा है, और अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स चाहें कि नहीं, हमें ये पर्सन नहीं चाहिए, तो हमारे पास और कोई तो ऑप्शन है नहीं, हम इस कंपनी को अब लीव करना चाहते हैं, वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दिस कंपनी, तो उनके पास एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। राइट, तो ये ओपन ऑफर उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने के लिए लाया जाता है, जहां पर एक्वायरर जो है वो पहले इन लोगों की सिक्योरिटीज को खरीदता है जो ओपन ऑफर में अपने शेयर्स को टेंडर कर देते हैं। ऑलराइट, रेगुलेशन नंबर 3 सब रेगुलेशन 2 क्या कहता है कि अगर कोई एक्वायरर ऑलरेडी, कोई भी पर्सन अगर ऑलरेडी होल्ड करके रखता है मिनिमम 25% की वोटिंग राइट्स, चाहे अकेले चाहे
इन टुगेदर विद पैक, मतलब मान लो कि एक्वायरर 5% होल्ड कर रहा है, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट 20% होल्ड कर रहे हैं, टोटल मिला के 25% बन रहा है। अगर इतना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्डिंग है एक्वायरर का, लेकिन मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग से कम है, right, which is generally 75%, maximum permissible non public shareholding यानी इस कंपनी में कितना पैसा प्रमोटर्स होल्ड करके रख सकते हैं, मैक्सिमम, नॉन पब्लिक मतलब पब्लिक के पास नहीं होगा वो पैसा। ऑलराइट, अंडरस्टूड है यहाँ तक बात? तो ऐसे पर्सन जो है जिनका मिनिमम 25% ऑलरेडी स्टेक है कंपनी में, वो धीरे धीरे एक्वायर कर सकते हैं कंपनी में, अपनी होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में वो मैक्सिमम 5% के वोटिंग राइट्स और खरीद सकते हैं बिना ओपन ऑफर के। अगर वो 5% से ज्यादा वोटिंग राइट्स खरीदना चाहते हैं, एक्वायर करना चाहते हैं इस कंपनी में, तो अगेन उन्हें एक ओपन ऑफर लेकर आना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? चलो आगे बढ़ते हैं रेगुलेशन नंबर 4 की तरफ। रेगुलेशन 4 ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो टारगेट कंपनी पे कंट्रोल एक्वायर नहीं करेगा जब तक वो ओपन ऑफर ना लेकर आ जाए। ऑलराइट, मतलब रेगुलेशन 3 का कंप्लायंस करना है। ठीक है, टारगेट कंपनी मतलब जिस कंपनी में शेयर्स, वोटिंग राइट्स या कंट्रोल एक्वायर किया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना कि टेक ओवर कोड अप्लाई ही तब होगा जब आपकी टारगेट कंपनी लिस्टेड कंपनी है। अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो टेक ओवर कोड भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन 5 हम पढ़ चुके हैं। रेगुलेशन नंबर 6 जो है वो वॉलेंट्री ऑफर की बात करता है। वो ये कहता है कि जिस दिन ये रेगुलेशन नोटिफाई हुई, यानी ये टेक ओवर कोड आया था 2011 में, इससे पहले 1997 में ऑलरेडी एक टेक ओवर रेगुलेशंस थी। तो अब इस टेक ओवर रेगुलेशन ने, 2011 की रेगुलेशन ने 1997 की रेगुलेशंस को सुपरसीड करा था। ठीक है जी, अब जब ये 2011 की रेगुलेशंस नोटिफाई की गई, तब एक ऑफर दिया गया कि अगर एक्वायरर टुगेदर विद पर्सन एक्टिंग इन कंसर्न ऑलरेडी होल्ड करते हैं मिनिमम 25% वोटिंग राइट टारगेट कंपनी में, तो वो चाहे तो एक वॉलेंट्री ओपन ऑफर लेकर आ सकते हैं, प्रोवाइडेड वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस को कंप्लाई कर दे। ठीक है, एंड रेगुलेशन नंबर 7 ये कहता है, रेगुलेशन नंबर 6A ये कहता है कि अगर कोई विलफुल डिफॉल्टर है तो वो ना तो ओपन ऑफर लेकर आ सकता है और ना ही वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकता है जिससे उसके ऊपर ऑब्लिगेशन लगे ओपन ऑफर एक्वायर, ओपन ऑफर लगा देने की। ठीक है, लेकिन विलफुल डिफॉल्टर पे कोई प्रोहिबिशन नहीं है अगर वो एक कंपीटिंग ऑफर लेकर आता है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपने केसेस पे। मेजरली जो आपको बातें याद रखनी है वो आपको याद रखना है ये रेगुलेशन नंबर 3(2) जो बात करता है क्रीपिंग एक्विजिशन की। वर्ड क्रीपिंग एक्विजिशन रेगुलेशन में यूज नहीं हुआ है, लेकिन हम इसे जनरल पार्लेंस में क्रीपिंग एक्विजिशन कहते हैं। और क्या कहा गया है इसमें बेसिकली कि अगर एक एक्वायरर along with the person acting in concert already hold करता है इस टारगेट कंपनी में मिनिमम 25% वोटिंग राइट्स, तो वो एक फाइनेंशियल ईयर में 5% से ज्यादा वोटिंग राइट्स एक्वायर नहीं कर सकता टारगेट कंपनी में, अनलेस वो एक ओपन ऑफर लेकर आए। मतलब 5% से ज्यादा तभी कर सकता है जब ओपन ऑफर लेकर आएगा। अगर ओपन ऑफर नहीं ला रहा तो 5% तक कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। देन रेगुलेशन नंबर 6 आपका ये कह रहा था कि वॉलेंट्री ओपन ऑफर आप लेकर आ सकते हो अगर आप ऑलरेडी 25% होल्ड कर रहे हो टारगेट कंपनी में, तो आप वॉलेंट्री ओपन ऑफर लेकर आ सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने केसेस की तरफ। हमारा पहला केस है कोशा इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस सेबी। राइट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2015 का, एंड सेकंड केस विल बी सेबी वर्सेस अक्षया इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा 2014 का केस होने वाला है।
ठीक है। दोनों ही केसेस में काइंड ऑफ सिमिलर बातें हुई हैं कि इन्होंने क्रीपिंग एक्विजिशन वाली लिमिट जो थी वो ब्रीच कर दी थी। 5% की जो क्रीपिंग एक्विजिशन की लिमिट है वो ब्रीच कर दी थी। एंड सेबी ने इन्हें बोला कि अब आप ओपन ऑफर लेकर आओ, एंड मोर और लेस दे वर नॉट विलिंग टू ब्रिंग इन ओपन ऑफर। ठीक है, ऑलरेडी ये 2014 वाला केस जो है वो पहले हुआ था, अक्षय वाला केस पहले हुआ था। हम पहले केस जो है ये वाला पढ़ने वाले हैं, जो कहता है कोशा इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस सेबी। अच्छा, ये जो दोनों ही केसेस है, भले ये टेक ओवर रेगुलेशंस 2011 के बाद आने के बाद डिसाइड हुए थे, लेकिन लेकिन ये इन पर रेगुलेशंस जो अप्लाई हो रही है ना, वो पुरानी वाली 1997 वाली हो रही है, लाइक पेंडिंग केसेस थे। चलो आगे बढ़ते हैं। कोशा इन्वेस्टमेंट्स वर्सेस सेबी में क्या कहा गया था? फैक्ट्स क्या थे कि जो ये कंपनी थी कोशा इन्वेस्टमेंट्स, जो इस केस में एपेलेंट है, इसने स्नोवीम इंडिया के कुछ शेयर्स एक्वायर करे थे ओरिजिनल प्रमोटर्स से, यानी स्नोवीम के कुछ ओरिजिनल प्रमोटर्स से। उससे कोशा इन्वेस्टमेंट्स ने कुछ शेयर्स एक्वायर करे और वो खुद प्रमोटर बन गया। राइट, प्रमोटर बना है, दैट मीन्स कि ट्रिगर्स थ्रेशहोल्ड्स जो थे उस टाइम पे 1997 की रेगुलेशंस में वो ट्रिगर हुए होंगे। 2011 वाली रेगुलेशंस में थ्रेशोल्ड्स थोड़े से डिफरेंट है, 1997 वाली रेगुलेशंस में थ्रेशोल्ड्स थोड़े से डिफरेंट थे, इसलिए मैं आपको थ्रेशोल्ड्स पर नहीं लेकर जाऊंगी केसेस को समझाते हुए, क्योंकि बिना बात के हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें लॉ ही पढ़ना है आज वाला। ठीक है, लेकिन आप बस इतना याद रखो कि जो कोशा इन्वेस्टमेंट्स है उसने कुछ शेयर्स एक्वायर करे कंपनी के ओरिजिनल टारगेट कंपनी के ओरिजिनल प्रमोटर से, और वो खुद प्रमोटर बन गई। और ऑलरेडी इनके अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी सेबी की। उस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि 1999 में जून से लेकर अगस्त तक के बीच में कोशा इन्वेस्टमेंट्स ने कई बार शेयर्स खरीदे बेचे हैं इस कंपनी के, एंड जो ट्रिगरिंग थ्रेशोल्ड्स थे वो एक्सीड कर गए, लेकिन फिर भी ये ओपन ऑफर नहीं लेकर आए। जो रिक्वायरमेंट थी कि अगर आप 5% से ज्यादा एक्वायर करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको ओपन ऑफर लेकर आना है, मैंडेटरी ओपन ऑफर है। राइट, यही पढ़ा हमने रेगुलेशन 3 में। तो वो ये कहते हैं कि आपने शेयर्स तो एक्वायर कर लिए, 10% से ज्यादा एक्वायर कर लिए, लेकिन आप ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट को कंप्लाई नहीं करके गए। तो सेबी ने ये बोला कि आप जो है वो एडिशनल शेयर्स ये सिर्फ क्रीपिंग एक्विजिशन मोड के थ्रू कर सकते थे, क्योंकि आप ऑलरेडी जो थ्रेशोल्ड शेयर्स थे उस टाइम पे 15 टू 75% का थ्रेशोल्ड होता था, वो ऑलरेडी आप होल्ड करते थे। तो अब आप सिर्फ क्रीपिंग एक्विजिशन मोड से ही एडिशनल शेयर्स एक्वायर कर सकते थे। दैट मीन्स कि एक साल में मैक्सिमम 5% एक्वायर कर सकते थे बिना ओपन ऑफर लाए। अगर आपने 5% से ज्यादा करे हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती थी कि आप ओपन ऑफर लेकर आए। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इस बात पे एपेलेंट ने क्या कंटेंशन दिया? एपेलेंट ने बोला सेबी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम प्रमोटर तो हैं, लेकिन हम साथ में शेयर्स के सेल परचेज का बिजनेस भी करते हैं। वी आर ट्रेडर्स एज वेल, हम ट्रेडिंग बिजनेस में ही है। और ऐसी सिचुएशंस में 5% वाली ये जो लिमिट एक्सीड हो गई है ना, ये इमटेरियल है। ये जो 5% की लिमिट है आपको तब देखनी चाहिए थी जब हम फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, यानी 31 मार्च को, उस फाइनेंशियल ईयर के 31 मार्च को अगर हम ये 5% से ज्यादा होल्ड कर रहे होते तो हम वायलेट करते लॉ, तब हमें ओपन ऑफर लाने की जरूरत थी, अदरवाइज तो जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना जी ना, अगर आपकी बात हम मानने लग गए तो इस तरीके से तो सभी करने लग जाएंगे। वो 5% से ज्यादा खरीदेंगे और फिर उसके बाद उसे फाइनेंशियल ईयर एंड से पहले बेच देंगे, और उनपे तो कभी ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट लगेगी ही नहीं। इस तरीके से तो कोई लॉ कंप्लाई करेगा ही नहीं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके के इश्यूज दिए, जजमेंट दिए। ठीक है, तो एक बार इशू देख लेते हैं। इशू क्या हुआ इस केस में? whether the requirement laid down in the regulation to make public announcement to acquire additional shares would get triggered when the aggregate percentage of such additional acquisitions at any point during the financial year exceeds 5%, or when on net accounting at the end of financial year it is found that the ceiling of 5% had been violated। सिंपल इशू क्या बन रहा है? अगर आपको फैक्ट्स नहीं भी याद रह रहे, कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहे, तो सिंपल इशू इस केस में ये बना है कि ये जो अभी हमने रेगुलेशन नंबर 3 सब रेगुलेशन 2 में क्रीपिंग एक्विजिशन की लिमिट पड़ी थी कि आप एक साल में मैक्सिमम 5% वोटिंग राइट्स एक्वायर कर सकते हो बिना ओपन ऑफर के। ये लिमिट कब चेक करनी है, कब ट्रिगर होगी? एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। मान लो कि 10 जून को आपने 5% से ज्यादा शेयर खरीद लिए, उसी दिन आप पर ये ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट लग गई थी, या फिर आप फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म होने का वेट करोगे और एंड पे देखोगे कि अब वो एक्वायरर 5% से ज्यादा होल्ड कर रहा है या नहीं, या बेच के निकल गया, और तब ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट आएगी, राइट? तो इशू बहुत ही सिंपल था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पब्लिक अनाउंसमेंट आपको ओपन ऑफर की जो करनी है वो मैंडेटरी है उसी टाइम से, एट एनी स्टेज व्हेन द शेयर होल्डिंग इन द टारगेट कंपनी वुड एक्सीड 25%। यानी जिस दिन से आपका ये जो लिमिट है, जो थ्रेशोल्ड है, वो ट्रिगर हो जाता है, जिस दिन से, उसी दिन से आपके ऊपर ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट लग जाएगी। आपको प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड के अंदर ओपन ऑफर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड है ये बात? ठीक है। एक्सेप्टिंग द प्ली ऑफ द appellant will mean an acquirer can keep on violating the regulation on as many occasions as it wants and avoid letting the public have the acquired knowledge through public announcement by simply making subsequent sale or transfer to another entity so as to reduce the so-called net acquisition in a financial year to within 5%। This is what I was saying। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इस तरीके से तो कोई लॉ ही कंप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Even if such acquisition is followed by a sale in the same financial year, the liability of making public announcement would remain unaffected and shall attract action as in this case। ठीक है, आई नो टेक ओवर कोड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट प्लीज इसे एक बार एक और ध्यान से समझो। हुआ क्या था इस केस में कि टारगेट एंटिटी में एपेलेंट ने शेयर्स एक्वायर करे जो थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर रहे थे। क्रीपिंग एक्विजिशन में आप मैक्सिमम 5% वोटिंग राइट्स एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक्वायर कर सकते हो बिना ओपन ऑफर के। 5% से जैसे ही 5.1 5.01 भी हुआ तो आपको ओपन ऑफर लेकर आना पड़ेगा। इस केस में क्या हुआ कि इन्होंने 10% एक्वायर करे और फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म होने से 5% से नीचे ले आए, और कहते कि हमने तो लॉ कंप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें तो ओपन ऑफर लाने की जरूरत ही नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो, ओपन ऑफर, मैंडेटरी ओपन ऑफर लाने की रिक्वायरमेंट उसी दिन लग गई थी जिस दिन आपने ये 10% एक्वायर करे थे, यानी ये जो 5% वाली लिमिट थी आपने ब्रीच कर दी थी। अब हम फाइनेंशियल ईयर एंड खत्म होने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने आपका ये कंटेंशन एक्सेप्ट कर लिया ना, तो इस तरीके से तो कभी ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट कोई एक्वायरर पूरी करेगा ही नहीं, राइट? एंड ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए मानी जाती है क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है, अदरवाइज इट विल बी अनजस्टिफाइड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अंडरस्टूड? पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए द लॉ इज वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन दिस पार्ट। आगे बढ़ते हैं अपने सेबी वर्सेस अक्षया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड 2014 के केस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, अगेन इस केस में सिमिलर फैक्ट्स है कि जो एक्वायरर था वो था अक्षय इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसने टारगेट कंपनी का नाम था मार्ग लिमिटेड, टारगेट कंपनी में 5% की जो क्रीपिंग एक्विजिशन की लिमिट थी वो ब्रीच कर दी थी, और फिर ओपन ऑफर भी नहीं लेकर आए। और ये जो
ब्रीच करा था ना इन्होंने 5% वाली लिमिट का बिना ओपन ऑफर लाए, 3 ओकेजन्स में किया था। एक बार ही फाइनेंशियल ईयर 2006-2007 में, फिर 2007-8 में, एंड फिर 2010-11 में। ऑलराइट, लेकिन फिर भी ये कभी ओपन ऑफर लेकर ही नहीं आए। नया कोड आया, ये 2010-11 में भी अराउंड फेब्रुअरी दे एक्वायर्ड इट, ठीक है। अक्टूबर 2011 में अब ये एक वॉलेंट्री ओपन ऑफर लेकर आते हैं और सेबी अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस कर रहा है, देख रहा है, और इसने ना सेबी ने अप्रूव नहीं कर पाया टाइमली। 13 महीने निकल गए और सेबी ने बता ही नहीं पाया कि हम आपका ओपन ऑफर अप्रूव कर रहे हैं, ये वॉलेंट्री ओपन ऑफर, या फिर हम आपका ओपन ऑफर रिजेक्ट कर रहे हैं। वॉलेंट्री ओपन ऑफर अप्रूव करें या रिजेक्ट करें, सेबी ने बताया ही नहीं 13 महीने तक। तो ये क्या हुआ, जो एक्वायरर था, जो अक्षय इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये बोला सेबी से कि क्योंकि आपने इतना ज्यादा डिले कर दिया एक डिसीजन लेने में कि आपको प्रूव करना है या रिजेक्ट करना है, ये जो इंटायर ओपन ऑफर का एक्सरसाइज था ना, वो मीनिंगलेस हो गया है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, ये कमर्शियली वाइबल नहीं है, ये जस्टिफिएबल नहीं है, इकोनॉमिक रैशनल नहीं है, इसका कमर्शियल रीजनेबलनेस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब मैं तो जी वॉलेंट्री ओपन ऑफर कंप्लाई कर नहीं पाऊंगा। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये वॉलेंट्री ओपन ऑफर जो मैं लेकर आया था उसको विड्रॉ कर लूं। क्या कर लूं? विड्रॉ कर लूं। अच्छा, आज के टाइम पे जो 2011 की रेगुलेशंस है उसमें विड्रॉल ऑफ ओपन ऑफर है रेगुलेशन नंबर 11 में, जिसमें कुछ कंडीशंस दी गई है कि किन किन सिचुएशंस में ओपन ऑफर विड्रॉ हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन लिया गया है कि इकोनॉमिक रैशनल खत्म हो गया है, डिले कर दिया है सेबी ने, कमर्शियल रीजनेबलनेस नहीं है, ये उन कंडीशंस में फॉल कर ही नहीं रहा। रेगुलेशन 11 इस कंडीशंस पे तो विड्रॉ करने ही नहीं देती ओपन ऑफर, ठीक है। अब तो सेबी ने बोला कि ना ना, आप ये ओपन ऑफर विड्रॉ नहीं कर सकते, रादर आप अपवर्ड रिवीजन के साथ एक ओपन ऑफर लेकर आओ। आपको ओपन ऑफर तो लेकर आना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट अलाउ दिस विड्रॉल। इशू इस केस में अकॉर्डिंगली ये बना कि क्या एक वॉलेंट्री ओपन ऑफर विड्रॉ किया जा सकता है जब वॉलेंट्री ओपन ऑफर अनइकोनॉमिकल बन जाए टू बी परफॉर्म्ड, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखो ये बात तो फैक्ट है कि 3 ओकेजन्स पे आपने क्रीपिंग एक्विजिशन की जो 5% वाली लिमिट थी उसे ब्रीच करा है। आपको ओपन ऑफर लाने की रिक्वायरमेंट थी लेकिन आप नहीं लेकर आए, यानी आपने टेक ओवर रेगुलेशंस का वायलेशन तो तभी कर दिया था। अब जब आपसे सेबी ने इस नॉन कंप्लायंस को कंसिडर करा है, तो आपको ओपन ऑफर तो लेकर आना पड़ेगा। चल भले ही सेबी का जो ये 13 महीने का डिले हो गया है, इसका आप रिकोर्स नहीं ले सकते। इट कैन नॉट बी इक्वेटेड टू द रिफ्यूजल ऑफ स्टैट्यूटरी अप्रूवल रिक्वायर्ड फ्रॉम द अदर इंडिपेंडेंट बॉडीज, ठीक है जी। हालांकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई सेबी को कि ये जो आपने लैकडासिकल एटीट्यूड दिखाया है, इतना टाइम लगाया है, ये इतना इनएक्सक्यूजेबल है। आपको इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, आपको विद इन प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस ये अप्रूवल या रिजेक्शन दे देना चाहिए था। सेबी ने अपने सपोर्ट में ये बोला था कि हमने तो इनसे ना रिप्लाई मांगा था, लेकिन हमें सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला, कुछ क्वेरीज का रिप्लाई नहीं मिला, तो हम इसलिए कुछ नहीं कर पाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देन यू वर विद इन योर राइट्स टू रिजेक्ट द ओपन ऑफर। आपने उस टाइम पे क्यों नहीं बोला, राइट। तो सेबी ने सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को भी बोला दैट यू हैव टू बी मोर विजिलेंट, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि ये डिले आपके काम नहीं आने वाला है। नो डाउट देयर वाज अ डिले, बट सच डिले वाज ऑफ नो असिस्टेंट टू द रिस्पोंडेंट। Delay in performance of duties by SEBI cannot be equated to refusal of statutory approval required from other independent bodies, ठीक है। तो रेगुलेशन ये साफ साफ कहती है कि कोई भी पब्लिक ऑफर जो है वो चाहे वॉलेंट्री हो या फिर मैंडेटरी हो। मैंडेटरी मतलब जैसे रेगुलेशन 3 में अगर थ्रेशोल्ड्स ब्रीच हो रहे हैं, तो चाहे मैंडेटरी ओपन ऑफर हो चाहे वॉलेंट्री ओपन ऑफर हो, ये जो
रिस्पोंडेंट का डिस्टिंक्शन वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये टोटली मिसकंसीव्ड है। और चाहे किसी भी तरीके का ओपन ऑफर हो, उसे हम विड्रॉ करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हमने ये कंटेंशन एक्सेप्ट कर लिया, देन द होल ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द टेक ओवर कोड विल बी डिफीटेड। ठीक है। तो इस केस में इन सिंपल वर्ड्स क्या हुआ था कि अक्षय इंफ्रास्ट्रक्चर एक टारगेट कंपनी को एक्वायर करना चाहता था। उसने 3 ओकेजन्स पे 5% वाली क्रीपिंग एक्विजिशन की लिमिट को ब्रीच करा, लेकिन कभी ओपन ऑफर नहीं लेकर आया। नए टेक ओवर कोड के अंदर वो वॉलेंट्री ओपन ऑफर लेकर आया थ्रू पब्लिक अनाउंसमेंट। और फिर सेबी ने क्योंकि अप्रूवल देने में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, इन्होंने बोला अब तो ये ओपन ऑफर अनइकोनॉमिकल बन गया है, इसकी कोई कमर्शियल वाइबिलिटी ही नहीं है, तो आप मेरे को ये ओपन ऑफर विड्रॉ करने दो, अब मैं इसके साथ कंप्लाई नहीं करना चाहता। तो सेबी ने बोला कि नहीं, हम आपको ये वॉलेंट्री ओपन ऑफर विड्रॉ नहीं करने देंगे। और उस पर्सपेक्टिव में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी का डिसीजन अपहोल्ड करा कि ठीक है, आपने पहले तो वायलेशन करा है, आपके ऊपर पहले ही मैंडेटरी ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट थी, आपने उसे कंप्लाई नहीं करा, यू हैव डिफॉल्टेड इन द लॉ। आपने लॉ का कॉन्ट्रवेंशन तो ऑलरेडी करा है। माना आपके साथ इस पॉइंट पे इंजस्टिस हुई कि डिले हुआ है सेबी के पार्ट पे, लेकिन ये डिले से आप असिस्टेंस नहीं ले सकते कोई। सेबी ने भले ही अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने में थोड़ा सा वक्त लगा दिया हो, बट उसे हम रिफ्यूजल नहीं बोल सकते स्टैट्यूटरी अप्रूवल का। और इसलिए आपको वॉलेंट्री ओपन ऑफर वाली जो हम जो है वॉलेंट्री ओपन ऑफर अब आपको विड्रॉ नहीं करने दे सकते, क्योंकि रेगुलेशन नंबर 27 ऑफ 1997, रेगुलेशन नॉट 2011, रेगुलेशन 27 ऑफ 1997 रेगुलेशन सेज दैट कि चाहे वॉलेंट्री ओपन ऑफर हो, चाहे मैंडेटरी ओपन ऑफर हो, उसे हम विड्रॉ नहीं करने देंगे। अंडरस्टूड है यहाँ तक? Hope the lecture was pretty crystal clear to you. Keep studying, keep revising. Thank you.